अस्सलाम वालेकुम एडीपी। आज हम अपने कल वाले लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में, जहां हम स्टडी कर रहे थे इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले मोलेकुलर बायोलॉजी। तो मोलेकुलर बायोलॉजी को स्टडी करने से पहले हम मोलेक्यूल को डिस्कस करते हैं। मोलेक्यूल होता क्या है, सभी फेमिलियर होंगे, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं या साइंस के स्टूडेंट्स हैं, कि हमारी जो अर्थ है या जो हमारी यूनिवर्स है वो एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है। और वट आर एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो हैं वो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब के सब एलिमेंट्स हैं। इस तरह बहुत सारे आप सोडियम, पोटेशियम वगैरह को जानते होंगे, उन्हें सुना हुआ होगा। तो ये एलिमेंट्स जो हैं एक्चुअली ये एटम्स, और एलिमेंट्स जो है वो एटम्स के मिलने से बनते हैं, एटम्स हैं, या यू कैन से दैट इन एलिमेंट्स का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक एटम है। तो एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलने से डिफरेंट कॉम्पोजिशंस होती हैं। हम बड़ी कॉमन कॉम्पोजिशन जो आप सभी जानते हैं, जैसे कि वाटर है, वाटर जो है वो दो एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का एक एटम एंड ऑक्सीजन के दो एटम जब आपस में मिलते हैं तो वाटर बनता है। इस तरह आप लोग जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम लोग एक्सहेल करते हैं, सांस लेते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। और अगर पौधों की बात करें तो वो उसको इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी में ले जाते हैं, और फोटोसिंथेसिस में यूज़ करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो कार्बन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। तो ये सब के सब जो हैं, जिसमें एक कार्बन का एटम एंड दो ऑक्सीजन के एटम होते हैं। तो इतना सभी लोग फैमिलियर होंगे। तो जब ये एटम्स आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं बाय बॉन्डिंग, बॉन्ड्स बनाते हुए, आयनिक कोवलेंट बॉन्ड, जिनको डिटेल से हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो जो लोग बहुत अच्छे से नहीं भी जानते वो समझ जाएंगे। तो जब ये एटम्स, अब ये सिंपली आप यूँ समझ सकते हैं कि जब दो एटम्स आपस में जुड़ते हैं या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़ते हैं डिफरेंट कॉम्पोजिशंस के लिए, तो वो क्या बनाते हैं, मोलेक्यूल्स बनाते हैं। सो हम मोलेकुलर बायोलॉजी को स्टडी करने वाले हैं। मोलेकुलर बायोलॉजी क्या है? मोलेकुलर बायोलॉजी इज़ द स्टडी है या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है विच डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स और ऑर्गेनेल्स एट मोलेकुलर लेवल। यानी हम स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स या उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, या उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो मौजूद ऑर्गेनेल्स हैं वो किन मोलेक्यूल से बनी हुई हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपस में मिलते हैं और उनको कंपोज करते हैं। ये सब हम मोलेकुलर बायोलॉजी में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में बेटा हमने स्टडी करना है, जो कि हम थोड़ा सा पीछे पढ़ के भी आए, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था इकोलॉजी में। तो उससे थोड़ा रेलिवेंट आते हुए हम मज़ीद मूव करेंगे कि हम लोग ने देखना है ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट। जो हमें हम जिसमें हम इंटरेक्शन देख रहे हैं ऑर्गेनिज्म का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट के साथ, स्पेशली इसका ताल्लुक किसके साथ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ। बड़ी डिटेल में हमने वहाँ डिस्कस किया, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं जो कि इन्वायरमेंट को मेंटेन रखती हैं, एक्सप्लॉइट भी कर सकती हैं ऑफ कोर्स। तो इसे हम लोग देखेंगे। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक का टर्म अगर कुछ लोग नहीं जानते तो मैं बताती जाऊँ। अभी जैसे हमने एलिमेंट्स की बात की थी, तो कार्बन जो है एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी के कंपोनेंट्स को बना सकता है। जिस तरह मैंने अभी कंपोजिशन में वाटर की बात की थी, या कंपोजिशन में कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थथी, तो बेटा इसी तरह से कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को बनाने के काबिल है। उसमें सलाहियत होती है डिफरेंट किस्म की करैक्टरिस्टिक्स की वजह से कि वो कंपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है। दैट्स वाई हम लोग उसके एक अलग ब्रांच में स्टडी करते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक ब्रांच वो है जिसमें हम उन तमाम कंपोनेंट्स की बात करेंगे जो कार्बन से बने हुए हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ते हुए, या कार्बन विद हाइड्रोजन को छोड़ते हुए बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो जो भी कॉम्पोजिशंस करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर बिल्डअप करते हैं, उन सब की स्टडी हम उसमें करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जब हम कहते हैं ऑर्गेनिक इन्वायरमेंट, उसका मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट जो कि कार्बन या कार्बन से रेलिवेंट चीज़ों से बना हुआ है, और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट की बात जो इनके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स के मिलने से बना है, उस इन्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ गया माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी अगेन वर्ड ही हमें बता रहा है कि ये क्या होगा। माइक्रो मीन स्मॉल, वो तमाम ऑर्गेनिजम्स, वो तमाम चीज़ें जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जिन्हें हम आम आँख से नहीं देख सकते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें हम माइक्रो में इंक्लूड करते हैं। एंड बायोलॉजी की डेफिनेशन तो हमने आज बहुत अच्छे से पढ़ी कि कल के लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। बायो मीन लिविंग एंड लोगोस मीन स्टडी, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या लाइफ की स्टडी जो है वो बायोलॉजी है। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होगा? द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन इंक्लूडेड थे, जो कि भी मैंने आपके साथ शेयर भी कर लिया था कि कौन कौन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में इंक्लूडेड हैं। उनमें इंक्लूडेड हैं जी बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, और माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई,
इनमें से 4 एग्जांपल्स आप याद कर लें, बाकी बेटा हम डिटेल में फिर नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है। जैसे जैसे इनकी डिटेल आती जाएगी वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। उसके बाद आ गया जी फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी में बेटा हमने डिस्कस करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज़ में रहते हैं, जैसे कि जो रिवर्स में रहते हैं और लेक्स में रहते हैं। फ्रेश वाटर और बेटा आपको मेरीन वाटर का डिफरेंस याद रखना पड़ेगा। फ्रेश वाटर मतलब कि जो पानी लेक्स का है या रिवर्स का है, जो चलता रहता है, जो फ्लो ऑन में रहता है, वो हमारा फ्रेश वाटर है। और हम लोग उनके फिजिकल केमिकल पैरामीटर्स वहाँ पे स्टडी करेंगे। फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स यानी उस पानी की क्या प्रॉपर्टीज़ है और प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करते हुए कौन से ऑर्गेनिजम्स कैसे लिव आउट करते हैं, ठीक है, वो हमने डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है जी फ्रेश वाटर वाले बायोलॉजी के बाद अगेन अभी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही थी मैरीन बायोलॉजी। मैरीन बायोलॉजी हम लोग अगर फर्स्ट वाली डेफिनेशन को समझ गए हैं तो इसी डेफिनेशन को हम लोग सिर्फ फ्रेश वाटर बॉडीज़ की जगह अगर मैरीन का वर्ड यूज़ करते हुए या उस फ्रेश वाटर बॉडीज़ के वर्ड को रिप्लेस करके मैरीन का वर्ड यूज़ कर लें तो यही डेफिनेशन जो है वो प्रॉपरली हम किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, मैरीन बायोलॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ मैरीन बायोलॉजी? द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस। हम लोग समंदर में या ओशंस में जिस लाइफ को स्टडी करेंगे वो लाइफ क्या किस ब्रांच में इंक्लूड हो जाएगी, मैरीन बायोलॉजी में इंक्लूड हो जाएगी। और ऑफ कोर्स जैसे हमने कहा था फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर, इस तरह से फिजिकल एंड केमिकल वाटर ऑफ सी पैरामीटर्स एंड केमिकल पैरामीटर्स ऑफ सी वाटर, वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा पैरासाइटोलॉजी। एंड पैरासाइटोलॉजी क्या है? पैरासाइट किसे कहते हैं पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। पैरासाइट बेटा कहते हैं उन तमाम ऑर्गेनिजम्स को जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर या बाहर रहते हुए उनसे फूड हासिल करते हैं और उनको नुकसान बदले में पहुंचाते हैं, वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल लाइज जुएं जो हमारे सर में होती हैं अल्लाह ना करे हों वैसे, लेकिन जो है वो क्या है, पैरासाइट है ह्यूमन का। वो बॉडी के ऊपर रह रही हैं और वो हमसे फूड हासिल करती हैं और ऑफकोर्स डैंड्रफ काज करती हैं और ये सब कुछ प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, हमारा हेयर लॉस काज करती हैं। तो ये सब का सब क्या है, पैरासाइट्स का काम है जो कि बॉडी में रहते हैं, फूड हासिल करते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो ये पैरासाइट्स हैं। हम पैरासाइट्स की स्टडी जिस ब्रांच से रिलेट करते हुए करेंगे वो ब्रांच क्या कहलाएगी, पैरासाइटोलॉजी कहलाएगी। उसके बाद उसमें हम मज़ीद क्या क्या डिस्कस करेंगे बेटा, हम उसमें डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, व्हाट इज स्ट्रक्चर के वो किस तरह के हैं। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था स्ट्रक्चर क्या होता है, साख्त है, किन चीज़ों से बने हैं, कौन और किस किस्म का उनकी शेप है, मॉर्फोलॉजी क्या है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके अलावा हम इसमें स्टडी करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एंड व्हाट इज़ मोड ऑफ ट्रांसमिशन बेटा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एक पर्सन से या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तक वो किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं, किस तरह से मुंतकिल होते हैं एक दूसरे को, वो हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन में स्टडी करेंगे। उसके बाद हमने स्टडी करनी है लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, हमने स्टडी करना है। लाइफ हिस्ट्री मतलब वो कब साइकिल उनका जो है वो रिप्रोडक्शन का चलता है, किस तरह से जो है वो बीमारी काज कर रहे हैं, डिसीज़ काज कर रहे हैं, या किस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि वो अपनी नई जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करें और नई जनरेशन भी अटैकिंग मोड में किस तरीके से आती है, वो सब लाइफ हिस्ट्रीज़ में पढ़ेंगे। और होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स होस्ट को किस तरह होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, होस्ट किस तरह से उसको फूड प्रोवाइड करता है और बदले में वो होस्ट के साथ जो भी रिलेशन रखते हैं। जैसे सभी तो डैंड्रफ काज नहीं करते बेटा, जैसे हम अपनी बॉडी में बात करें तो एंटामीबा अगर किसी बॉडी के ऑर्गेनिज्म पर्सन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चला जाए तो वो डिसेंट्री, मोशन, पेचिश वगैरह जो है वो काज करता है। तो सबके अपने अपने रिलेशनशिप्स हैं, उसके इंडिविजुअल के साथ वो बॉडी के अंदर रहता है, जबकि लाइजिस जो है वो बॉडी के बाहर रहती हैं। तो वो जो रिलेशनशिप है वो हम भी इसमें स्टडी करेंगे पैरासाइटोलॉजी में। उसके बाद हम स्टडी करने वाले हैं ह्यूमन बायोलॉजी को। और ह्यूमन बायोलॉजी में जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हमने ह्यूमन की स्टडी करनी है ह्यूमन बायोलॉजी में। और ह्यूमन के स्टडी के लिए हम फिर क्या क्या डिस्कस करेंगे, ऑफ कोर्स ह्यूमन से रिलेटेड एवरीथिंग, लाइक हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन डिस्कस करेंगे, फंक्शन डिस्कस करेंगे, हिस्टोलॉजी, व्हाट इज़ हिस्टोलॉजी हमने कल याद किया था लेक्चर में। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़, जो कि हमने हार्ट टिश्यूज़ एंड स्टमक टिश्यूज़ की बात की, डिफरेंट टिश्यूज़ की बात की, तो वो हिस्टोलॉजी जो है ह्यूमन की वो हम डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी हमने कल डिस्कस की थी, इंटरनल फीचर्स, इंटरनल मॉर्फोलॉजी जो है कि ऑर्गन्स की और ऑफ कोर्स फंक्शनिंग से रिलेटेड, तो वो सारी की सारी किसमें आ जाएगी, एनाटॉमी में। उसके बाद मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने कहा था एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मॉर्फोलॉजी में आ जाती हैं, फीचर्स, अपीयरेंस, फॉर्म, स्ट्रक्चर, वो हम स्टडी करेंगे। एवोल्यूशन क्या था, एवोल्यूशन के बारे में हमने अडॉप्टेशंस का और किस तरह से
हमारे एंसेस्टर से हम डेवलप हुए, वो सारी की सारी स्टडी, जेनेटिक्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। बट ये सारी की सारी ब्रांचेस हमने पढ़ ली हैं, और वो सब ह्यूमन से रिलेट करते हुए अब जब हम यहाँ पढ़ेंगे तो वो किस में आ जाएगा, ह्यूमन बायोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास सोशल बायोलॉजी। बेटा सोशल का होता मतलब है कि हम समाज में कैसे रहते हैं, एक सोसाइटी में कैसे खुद की लाइफ को मेंटेन करते हैं, वो हमारा सोशल बायोलॉजी में आएगा। तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एक खास सोशल बिहेवियर होते हैं और कम्युनल लाइफ होती है अदर पर्सनस के साथ। तो हम ह्यूमन बींग से रिलेट करते हुए अगर उसको स्टडी करेंगे कि उनका क्या सोशल बिहेवियर है, अपने साथ रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के साथ उनका किस किस्म का रिलेशन है, और कैसे जैसे फीडिंग रिलेशनशिप्स हैं वो हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, वो सबके सब सोशल बायोलॉजी में इंक्लूड होंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारे पास नेक्स्ट वन आ गया जी, बायोटेक्नोलॉजी। एंड बायोटेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में बेटा हमने स्टडी करना है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का यूज़, किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए उनके सिस्टम और प्रोसेसेस को, यानी उनकी बॉडी में जो भी फंक्शंस परफॉर्म वो करते हैं, या जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं उनको इस्तेमाल करते हुए हम मैन्युफैक्चर करते हैं इंसान की फ़ायदे के लिए, वेलफेयर के लिए, इंडस्ट्रीज़ में सर्विस हासिल करते हैं या कुछ चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किस में आता है, बायोटेक्नोलॉजी में। इसकी बड़ी कॉमन और बड़ी सिंपल सी एग्जांपल हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं। जैसे हम लोग दूध से दही बनाते हैं, तो वो दही क्या एक्चुअली बैक्टीरिया है। तो हम लोग पुरानी वाली जो दही इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया होते हैं। तो वो जब हम दूध में मिक्स कर देते हैं तो बैक्टीरिया बेटा 20 मिनट में 1 से 2 डेवलप हो जाते हैं, और 2 से इसी तरह से 4। तो पूरी रात में क्या होता है कि बैक्टीरिया की तादाद बढ़ती जाती है और दूध किस में डेवलप होता जाता है, दही में डेवलप होता जाता है। तो हमने किसको यूज़ किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया, क्योंकि बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसको यूज़ करते हुए हमने दही बनाया, और दही हमारे लिए फ़ायदेमंद है इंसान के लिए। तो ये किस में इंक्लूड हो गया, बायोटेक्नोलॉजी में। एक कॉमन सिंपल सी एग्जांपल थी जो हम अपने घरों में भी जानते हैं, तो दैट्स व्हाई आई डिस्कस हियर इन बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट बेटा हम लोग चल रहे हैं बेसिस ऑफ लाइफ, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड पार्ट ऑफ आवर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने अभी डिस्कस कर लिया था सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग डेड ऑर्गेनिजम्स। वो सेट ऑफ कैरेक्टर्स को यहाँ थोड़ा शॉर्ट सा एक नज़र हम देख जाते हैं कि कौन कौन से कैरेक्टर्स हो सकते हैं। वेरी सिंप्लीफाइड में हैव सेल, तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल रखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सेल है, और उसी के मिलने से फिर टिश्यूज़ बनते हैं, क्योंकि जो सेल्स सेम फंक्शन परफॉर्म करें वो टिश्यूज़, और टिश्यूज़ से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम डेवलप होते हैं। तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल रहे हैं, जबकि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं थे, वो आइटम्स ओनली हम उनकी बात करेंगे। उसके बाद मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म बेटा किस में आता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि उनकी बॉडी में होने वाले तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन, जैसे मैंने फोटोसिंथेसिस का जिक्र किया, जैसे कि मैंने रेस्पिरेशन या एनर्जी प्रोड्यूस होने के अमल का जिक्र किया, तो वो किस में शामिल है, मेटाबॉलिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म है। उसके बाद होम्योस्टेसिस क्या होता है बच्चे, होम्योस्टेसिस जो है वो है हमारे इंटरनल बॉडी, जो बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन रखना, बाहर होने वाली चेंजेस से क्या इफ़ेक्ट कम से कम होने देना, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। इसकी आप एग्जांपल से बताती हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे आप जानती हैं हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है दैट इज़ 37 सेल्सियस, और यू कैन से दैट 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये हमारे बॉडी का एक कंसिस्टेंट एक मुस्तकिल टेम्परेचर जो रहता है कायम। तो वो कैसे कायम रहता है, जबकि हमें पता है कि बाहर का टेम्परेचर तो चेंज होता रहता है। आजकल सर्दियां हैं, आजकल मौसम ठंडा है, तो टेम्परेचर 10 सेल्सियस या से नीचे रहता होगा, है या 10 to 15 सेल्सियस है, जबकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर अभी भी 37 सेल्सियस है। जब गर्मियां होती हैं तो टेम्परेचर 47 और 50 सेल्सियस तक भी जाता है, इतना भी बढ़ जाता है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर उस टाइम भी कितना रहता है, 37 सेल्सियस। तो वो बॉडी के टेम्परेचर को चाहे बाहर कितनी भी फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, मेंटेन रखना 37 पर, ये जो प्रोसेस या फंक्शन है ये किसका पार्ट है, होम्योस्टेसिस का। तो हमारी ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, इस तरह हमारी बॉडी में मौजूद पानी जो है, या यू कैन से दैट सॉरी मैं दूसरा टर्म यूज़ करूँगी तो शायद वो आर्ट्स वाले बच्चों के लिए इतना फेमिलियर नहीं होगा, ऑस्मोसिस। ठीक है, तो वो जो उसका रिलेशन है, ऑस्मोटिक रिलेशनशिप सॉरी जो है, तो उसको कायम रखना, या यू कैन से दैट फ्लूइड्स हमारी बॉडी में मेंटेन रखना एक ऐसी लेवल पे जो कि हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है, वो भी किस में आएगा, होम्योस्टेसिस में आएगा। तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या है, इन अदर सेंस यू कैन से दैट इंटरनल बॉडी इन्वायरमेंट को मेंटेन रखना, कंसिस्टेंट रखना, और बाहर में आने वाली जो बाहर के इन्वायरमेंट में आने वाली जो फ्लक्चुएशंस है उनके असर को कम से कम करना, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। उसके बाद, और ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं। उसके बाद सेंसिटिविटी है, हम लोग सेंस कर लेते हैं और हम रिस्पॉन्ड करते हैं। व्हाट इज सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी इज़ टू रिस्पॉन्ड सम
फैक्टर कुछ भी बाहर हो रहा है हम उसको रिस्पॉन्ड करें, वो हमारी सेंसिटिविटी में शामिल है, क्योंकि सेंस है ना बेटा हमारे पास, हम चीज़ों को महसूस कर लेते हैं तो ऑफ कोर्स हम रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये सारी करैक्टरिस्टिक आप इनको बेटा कह सकती हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, लाइफ की करैक्टरिस्टिक्स हैं, लाइफ के एट्रीब्यूट्स हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ में आपने ये सारा अच्छे से याद करना है, यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन में शामिल होगा। अब उसका थोड़ा यहाँ मैंने डिटेल आपको दे दी है, थोड़ा तो मैंने आपको वहाँ समझा दिया, बाकी यहाँ पे डिटेल है, यहाँ से आप तैयार करें इसको। कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर जो भी जिसके बारे में अभी हमने कहा, कॉम्पोजिशन क्या है, बने किससे हुए हैं, स्ट्रक्चर साख्त किस चीज़ किस्म की है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो अभी हमने कहा कि जो टाइनी सबसे स्मॉलर यूनिट है लाइफ का, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इट इज़ अ सेल। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया कि वो सेल पर मुश्तमिल है। फिर फर्दर वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता है कि सेल मजीद किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। सेल कंसिस्ट होता है साइटोप्लाज्म में। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म बेटा जो है सूप लाइक फ्लूइड है जो सेल के अंदर मौजूद है। उसके अलावा इसके गिर्द थिन मेम्ब्रेन होती है जो बाउंड रखती है सेल को, ताकि वो फ्लूइड बॉडी से बाहर ना हो। ऑफ कोर्स फ्लूइड आपको पता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है, पहुँच जाता है, फ्लो कर सकता है। तो ऑफ कोर्स उसको एक जगह पे फिक्स रखने के लिए, दूध या बाउंड्री करने के लिए उसके बाहर कुछ होना चाहिए। जैसे हम बाल्टी में रख लेते हैं तो वो बाल्टी में रहेगा, लेकिन अगर बाल्टी से बाहर आया तो बहना शुरू हो जाएगा, दूर तक जाएगा। तो वो बाउंड्री जो है वो थिन मेम्ब्रेन है जो उसको कवर किए हुए है। उसके अलावा लिविंग सेल्स जो है उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, जैसे हमने डीएनए का नाम दिया था। एंड डीएनए जो है वो एब्रीविएशन है किसकी? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की। ये वो है जिसके पास तमाम इंफॉर्मेशन है हमारे स्ट्रक्चर के बारे में, कि हमारी साख्त कैसी है, हमारी आंखें कैसी हैं, हमारे बाल कैसे हैं, काले हैं, गोरे हैं, सॉरी सफ़ेद हैं या क्या है, हमारा रंग कैसा है, हमारे स्ट्रक्चर से रेलिवेंट तमाम इंफॉर्मेशन इसके अंदर कोडेड होती है। और वो इन्फॉर्मेशन हमें किससे मिली है? हमारे पेरेंट्स से मिली है। तो ये सब हमने किस में पढ़ना है? कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल में पढ़ना है। सेल जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में थोड़ा बहुत वेरिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्गेनेलिज, वो आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जो चलेंगे मूव करेंगे वो है ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके, थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन कल हासिल कर चुके थे कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ जी सिंप्लीफाइडली हम क्या कर सकते हैं? एन इंक्रीज इन द मैस ऑफ बॉडी मैटर द बेसिक स्टफ ऑफ द यूनिवर्स। तो जो हमारा बॉडी मैटर है उसके स्टफ में जो इंक्रीज है वो क्या कहलाता है? ग्रोथ कहलाता है। तो ये इंक्रीज़ जो है वो इंक्रीज़ इन वॉल्यूम भी हो सकता है, यानी हमें पता है कि हम शायद जब मैंने जैसे कहा था कि एक इन्फेंट से, एक बेबी से हम डेवलप हो गए एडल्ट में, तो उस वक्त क्या हो रहा था कि हमारी लंबाई में इजाफा हो रहा था, ग्रोथ चलती है कंटिन्यूस है, मोटाई में भी इजाफा होता है, हम पतले से मोटे हो जाते हैं। ये सब कुछ किस में आता है? ग्रोथ में आ रहा है। सॉरी, इंक्रीज़ इन वॉल्यूम है तो ग्रोथ में शामिल हो सकता है। बट ग्रोथ को हम यूँ भी डिफाइन करते हैं कि इरिवर्सिबल इंक्रीज़ है। इरिवर्सिबल का मतलब फिर दोबारा कमी नहीं हो सकती। तो आई थिंक सो मोटा नहीं कह सकते, क्योंकि मोटे वाले फिर पतले हो जाते हैं, हो सकते हैं, दैट इज़ डिफ़िकल्ट बट हो तो सकते हैं ना। इसके बाद हमने क्या डिस्कस करना है इसमें बेटा? हमने इसमें डिस्कस करना है ग्रोथ में कि मोस्ट ग्रोथ रिजल्ट जो होती है वो प्रोडक्शन ऑफ न्यू सेल से होती है। ऑफ कोर्स ग्रोथ कैसी होगी, एक बच्चे से एक बड़ा अडल्ट कैसे बन जाएगा। यहाँ आपने जब हमने एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ा और हमने कहा कि सिंगल सेल से बेटा डिवेल्प हो जाते हैं पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म। एक सिंगल सेल, एक फर्टिलाइज्ड एग जो है वो डेवलप होता है, तो एक बेबी जो है इन्फेंट या एक बेबी प्लांट, चाहे वो प्लांट है या एनिमल्स हैं, वो डेवलप हो जाते हैं। तो वो कैसे डेवलप होंगे? वो सेल डिवीजन से डेवलप होंगे। एक सेल है वो डिवाइड होगा, ये एक से दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे और चार से ऑफकोर्स आगे बढ़ते जाएंगे तादाद, और उनके बढ़ने से, सेल्स की तादाद बढ़ने से जो है वो क्या होती है? ग्रोथ होती है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल उसने आपको दी है कि एनवायरनमेंट जो है वो फैक्टर रखता है ग्रोथ पे, क्योंकि अगर आप एक प्लांट को ग्रो करवाएं पुअर सॉइल में और वहाँ आप उसका कोई ख़ास ख्याल भी ना रखें, अच्छा से पानी भी उसको ना दें और देखें कि वो जी ग्रो हो रहा है कि नहीं, वो कैसा ग्रो हो रहा है, और फिर एक को आप एक अच्छी फर्टिलाइज सॉइल में रखें जहाँ पे आप उसको फर्टिलाइज़र्स दें और कंडीशनर्स दें और सॉइल में, और ऑफ कोर्स पानी भी अच्छे से बेहतर अंदाज में उसको प्रोवाइड करते रहें, और फिर देखें तो उसका वो प्लांट की जो ग्रोथ है वो पहले वाले से कहीं ज़्यादा बेहतर होगी और वो कम वक्त में ज़्यादा ग्रो कर पाएगा, ज़्यादा अच्छे से अपनी ग्रोथ को शो कर पाएगा। तो ये फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन जैसे मैंने पहले भी कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये सलाहियत होती है कि वो अपनी ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाते हैं
वो न्यू जनरेशन ला पाते हैं, अपने जैसे ही नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सलाहियत है, लाइफ की एक करैक्टरिस्टिक है। तो रिप्रोडक्शन में बेटा यहाँ हम डिस्कस करें डायनासोर, फर्स्ट एग्जांपल जो कि हमने अभी कल बात की, डायनासोर्स के बारे में बता रहा है कि 160 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो पाए जाते थे, बट अब हम जब बात करें तो ये एग्जिस्ट नहीं करते। इस तरह बहुत सारे मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स हैं बेटा। मैमल्स से मुराद वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनके बॉडी पर बाल होते हैं, जो हेयर रखते हैं और जो अपने बच्चों को न्यूट्रिशन खुद देते हैं, जो उन्हें फीड कराते हैं, जो अपनी बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, आप यूँ कह सकती हैं। तो वो मैमल्स में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि हम लोग भी, हमारे हाथ में बाल होते हैं और हम भी, हमारे यहाँ भी अपने बच्चों को फीडअप कराया जाता है, लिविंग ह्यूमन बींग्स में भी, तो हम मैमल्स में इंक्लूड होते हैं। फिर बर्ड्स के बारे में तो खैर आप लोग जानती ही हैं। रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स वो हैं जो कि जैसे लिजर्ड्स की बात करें हम लोग, ये रेप्टाइल्स में इंक्लूड होती हैं। तो रेप्टाइल्स के बारे में हम लोग कह सकते हैं कि जो जोरदार टांगे रखती हैं और जो मूवमेंट करते हैं वो रेप्टाइल्स, जो कि पानी से बाहर निकल के आ चुके हैं, वो रेप्टाइल्स में इंक्लूडेड है। उसके बाद प्लांट्स हैं एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर नाउ लिस्टेड। वो सबके सब किस में लिस्ट हो रहे हैं अब? वो इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीशीज़ में लिस्ट हो रहे हैं। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि बहुत सारे 100 ऑफ मैमल्स, बर्ड्स जो हैं वो अब किस में इंक्लूड हो रहे हैं? थ्रेटन्ड स्पीशीज़ में इंक्लूड हो रहे हैं। यानी थ्रेटन्ड या इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? यहाँ बेटा ये समझना ज़रूरी है। इंडेंजर्ड या थ्रेटन्ड स्पीशीज़ वो होती हैं जिनको खतरा होता है कि वो अनकरीब ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है, यानी उनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है, उनकी तादाद अफराद की कम होती जा रही है वक्त के साथ साथ, और एक ख़तरा जिस तरह से डायनासोर ख़त्म हो चुके, इस तरह कहीं वो भी ख़त्म ना हो जाए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंडेंजर्ड। डेंजर्ड मतलब ख़तरे में, या थ्रेटन्ड में ऑफकोर्स जिनको खतरा लाक है वो स्पीशीज़ कहलाती हैं, ठीक है। और यहाँ ये भी याद रखिएगा, जो ख़त्म हो चुकी है उन्हें हम एक्सटिंक्ट कहते हैं, ठीक है। एंड मैनी ऑफ देम विल बिकम एक्सटिंक्ट। देखिए यहाँ पे टर्म आ भी गई कि वो क्या हो जाएंगी? एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। एक्सटिंक्ट का मतलब ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ से अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं, या एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होती हैं। तो ये ख़तरा है। अब ये ख़तरा क्यों है? बड़ी सिंपल सी बात होगी, क्यों? क्योंकि वो अपनी जनरेशन को प्रोड्यूस नहीं कर रहे, वो अपने जैसे नई ऑफस्प्रिंग या अपनी औलाद को बढ़ा नहीं पा रहे, दैट्स वाई वो उनको ख़त्म होने का ख़तरा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि रिप्रोडक्शन जो है बड़ा बड़ा ही ऑब्वियस फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो कि गारंटीड नहीं है, ठीक है, कि नो लॉन्गर टेक प्लेस है ना वाला है कि नहीं। तो वो जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनकी ऑफस्प्रिंग जो है वो ऑलवेज डिजेंबल करती है। हम यहाँ ये भी डिस्कस करेंगे टू द पेरेंट्स के साथ, और बड़ी अच्छी एग्जांपल्स यहाँ पर डिस्कस करें। गप्पीज़ नेवर हैव पपीज़, क्योंकि वट आर गप्पीज़? गप्पीज़ बेटा कहते हैं एक फ्रेश वाटर की स्मॉल फिश का नेम है, उसको हम गप्पीज़ कहते हैं। और वो डिस्कस करें कि गप्पीज़ नेवर हैव पपीज़। पपी किसे कहते हैं? डॉग के बेबी को, छोटे बच्चे को क्या कहते हैं? पप्पी कहते हैं। तो कहते हैं फ्रेश जो फिश है वो कभी भी कुत्ते के बच्चे को जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि जो भी ऑफस्प्रिंग होगी अपने पेरेंट्स के साथ मैच करेगी। तो गप्पीज कभी भी पपीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसी तरह से एक और एग्जांपल और डिस्कस करा है कि पेटूनिया सीड, जो एक प्लांट का नाम है, एक हर्ब है, उसका नेम बता रहा है कि उसको अगर हम प्लांट करवाएं तो कभी भी ये नहीं हो सकता। थोड़ा सा यहाँ से रेस करना पड़ेगा ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं कि अगर हम उसको प्लांट करें तो कभी भी वो पाइनएप्पल प्लांट जो है वो डेवलप नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ देखें, व्हेन हम रिप्रोड्यूस करें पेटूनिया सीड्स को तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि क्या डेवलप हो जाए? पाइनएप्पल डेवलप हो जाए, कि एक हर्ब से पाइनएप्पल जो है वो फ्रूट ट्री जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो किससे रिजेंबल करती हैं? वो रिजेंबल करती हैं अपने पेरेंट्स के साथ, और मोर देन वन इंडिविजुअल जो हैं वो तमाम के तमाम सेम काइंड के होते हैं। ये हम किस में डिस्कस करेंगे? रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। व्हाट इज स्टिमुलाई? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो बेटा स्टिमुलाई क्या है? कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें रिस्पॉन्स करने पर मजबूर कर दे वो स्टिमुलाई कहलाती है। जैसे कि हमें रिस्पॉन्स करने पे मजबूर कर दिया। यहाँ बहुत ही एक अच्छी इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम स्टिक करते हैं पिन टू द पिलो, अगर हम पिलो में यानी अपने तकिए में एक पिन को लगाएं, चुभोएं, तो तकिया कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं करता, डैट मीन्स वो नॉन लिविंग है। लेकिन अगर वो ही आप जो पिन है उसको स्टिक कर दें अपने फ्रेंड में, तो फ्रेंड का रिस्पॉन्स भी आप सोच लें कि जैसे आपने उसको पिन चुभोई तो वो क्या रिस्पॉन्स शो करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो जो है वो रिस्पॉन्स शो कर सकता है। तो वो पिन का चिभोना या पिन लगाना उसको अपने फ्रेंड को, दैट इज़ स्टिमुलस, और उस स्टिमुलस के नतीजे में आपका फ्रेंड जो आपके साथ करने वाला है दैट इज़ हर रिस्पॉन्स, ठीक है, वो उसका रिस्पॉन्स है।
तो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो रिस्पॉन्स शो कर सकती हैं किसी भी होने वाले स्टिमुलस को। अगर हम लोग मैं बहुत बार डिस्कस करती हूँ कि अगर हम धूप में बैठे हुए हमें गर्मी लगने लग गई, पसीना आने लग गया, तो हम धूप से उठ के छाँव में चले जाएंगे, तो वो जो सूरज से पैदा होने वाली गर्मी या हिद्दत है वो स्टिमुलस है, जिसकी वजह से हमने मूव किया, हम वहाँ से उठ के छाँव में चले गए, वो हमारा रिस्पॉन्स है। तो स्टिमुलस को रिस्पॉन्स सिर्फ और सिर्फ कौन शो कर सकते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स शो कर सकते हैं। या थोड़ी सी डिटेल में हम ये डिस्कस करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में कि देखिए एनिमल्स का रिस्पांस तो बहुत क्लियर, आप सबको समझ आ गया कि एनिमल्स यूँ रिस्पांस करते हैं, लेकिन प्लांट कैसे रिस्पांस करते हैं? अगर वही पिन मैंने प्लांट को स्टिक की तो क्या प्लांट का कोई रिस्पांस तो नहीं आएगा? तो लेकिन प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो प्लांट कैसे रिस्पांस शो करेगा वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट का भी रिस्पॉन्स होता है, लेकिन ऑफकोर्स वो वैसा रिस्पॉन्स नहीं होता वैसा क्लियर कट जैसे कि एनिमल्स का होगा, लेकिन प्लांट का रिस्पॉन्स भी थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेगा, वेरिएट करेगा, और उसकी स्टडी करने पर ही, माइक्रोस्कोपिक स्टडी से हमें पता चलेगा कि प्लांट ने कोई रिस्पांस शो किया कि नहीं किया। तो प्लांट का रिस्पांस क्या होता है कि जब हम सपोज टू बी, ये पहले तो ये मैटर करते हैं ना, पिन लगी कहाँ, तो सपोज टू बी अगर उसकी पिन फूड कंडक्टिंग टिश्यू में लगी है, प्लांट में वो टिश्यू जिसके जरिए फूड कंडक्ट हो रहा है, और बेटा उसको फ्लोइम कहते हैं, ठीक है। अगर वो पिन उसमें लग जाए तो वो पायर्स हो जाएगा, यानी थोड़ा सा उसमें समझ लें क्या कह सकते हैं हम लोग अपनी ज़ुबान में कहते हैं चीरा आ गया, थोड़ा सा फट गया, तो थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा। तो पायर्स होने की वजह से वहाँ से थोड़ा मटेरियल चूँकि रिलीज़ हो रहा है, तो वहाँ प्लगिंग हो जाएगी सब्सटेंसेस की, दैट इज़ कॉल्ड एज कैलोस, ठीक है। वहाँ पे वो कैलोस सा बन जाएगा, और अगर और ये विद इन सेकेंड्स बन जाता है। और अगर हम कहें कि जी फ़ौरन से नहीं बना, तो वहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेल्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। अनऑर्गेनाइज सेल का मतलब वहाँ से सेल, क्योंकि वहाँ पे चोट लगी ना बेटा, तो चूँकि वो मैंने कहा चीरा आ गया, डैमेज हो गया, फट गया, तो चूँकि वहाँ चोट लगी, तो आपको पता है चोट लगने से होता क्या है? चोट लगने से ये होता है कि वहाँ पे जैसे हमें भी लग जाती है तो सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, नए सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, जैसे मैंने कहा, तो सेल्स बनेंगे, उस जगह को भर देते हैं। हमारा जख्म कुछ दिनों में भर जाता है, तो चूँकि उस जख्म को फिर प्लांट्स भी इसी तरह भरते हैं कि वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाती है? सेल डिवीजन। और अगर वो सेल डिवीजन अनऑर्गेनाइज है तो वो एक डेवलप करेगी टिश्यू दैट इज कॉल्ड एज कैलस, ठीक है। तो सबसे पहले डिवीजन अनऑर्गेनाइज्ड होती है, बाद में सेल जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन के अकॉर्डिंग खुद को मॉड्यूलेट कर लेते हैं। तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेल का जो टिश्यू बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? कैलस, वो वहाँ पे डेवलप होगा। और बेटा ये याद रखना है दोनों में डिफरेंस क्या है, कैलोज और कैलस में। कैलोज जो है वो 5 सेकंड में डेवलप हो जाता है, और विद इन 5 सेकंड्स डेवलप हो जाता है। और ये जस्ट हम लोग ये कहते हैं जिस तरह स्वेलिंग और प्लगिंग है, जिस तरह से हम ये कहते हैं कि अगर मेरे कट लग गया तो वहाँ से खून निकलना शुरू हो जाएगा, और खून जब वहाँ पे जम जाएगा तो बेटा वहाँ पे क्या हो गया? प्लगिंग हो गई, थोड़ा सा वहाँ पे मटेरियल जमा हो गया, इकट्ठा हो गया, तो वो क्या है? कैलोज है। इसी तरह चूंकि हमने कहा फूड कंडक्टिंग टिश्यू जो है वो फटा है, तो फूड उसके अंदर से वो रिलीज होगा, फिर फूड का जो मटेरियल और फ्लूइड है वो रिलीज होगा, और वो जब वहाँ पे इकट्ठा होना शुरू होगा, स्टोर और सॉलिड फॉर्म में आएगा, तो हम क्या कहेंगे? कैलोज फॉर्म हो गया। तो ऑफकोर्स चूंकि वहाँ पे कुछ बन नहीं रहा, सिर्फ वो निकल रहा है, इकट्ठा हो रहा है, जम रहा है, तो विद इन 5 सेकंड ये काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप कैलस की बात करें तो कैलस हमने कहा सेल डिवाइड हुए, सेल डिवाइड होने के बाद वहाँ पे बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेल्स डिवाइड होने के बाद अगर बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ पे, इसमें टाइम लगेगा। तो ये स्लो जो ये जो प्रोसेस जो है वो क्या होता है? ये स्लो होता है एज व्हेन वी कंपेयर इट फ्रॉम द कैलोस फॉर्मेशन। तो जहाँ पे जो डेवलप होने वाले हैं वो क्या कहलाएगा? कैलस। मेरा ख्याल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा व्हाट इज़ कैलोस एंड व्हाट इज़ कैलस। नेक्स्ट हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के बारे में हम पहले अभी भी बात करके आए कि मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म है केमिकल रिएक्शंस का होना किसी भी बॉडी के अंदर। हम इसको कहते हैं कि एक प्रोडक्टिव फैक्टर है। प्रोडक्टिव फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि जिसमें हम ये डिस्कस कर सकते हैं ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिस किस्म के भी रिएक्शन हो रहे हैं, कोई चीज़ बन रही है या कोई चीज़ टूट रही है, किसी चीज़ को ब्रेकअप किया जा रहा है, वो तमाम के तमाम रिएक्शंस किस में इंक्लूड होते हैं? मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड होते हैं। जैसे हमने डिस्कस कर लिया था किसको? फोटोसिंथेसिस को, जिसमें कि फूड प्रोड्यूस हो रहा है किसके अंदर? फूड प्रोड्यूस हो रहा है किनके अंदर? प्लांट्स के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो वो क्या हो गया? मेटाबॉलिज्म का एक पार्ट हो गया, क्योंकि रिएक्शंस हुए, केमिकल रिएक्शंस हुए, कार्बन मिली, कार्बन जो कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ किसके साथ? वाटर के साथ, और दो ये कंपोनेंट्स आपस में मिले और इन्होंने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। तो बेटा ये क्या हो गया? एक मेटाबॉलिज्म का पार्ट हो गया। उसके बाद रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस से, क्योंकि फोटोसिंथेसिस सिर्फ प्लांट्स में होता है, लेकिन रेस्पिरेशन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में और तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। क्योंकि हम
रेस्पिरेशन को यूँ भी तो बेटा डिस्कस करते हैं कि एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। तो एनर्जी तो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, चाहे वो प्लांट्स हैं, चाहे वो एनिमल्स हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होगा। और रेस्पिरेशन क्या है बेटा? रेस्पिरेशन क्या है? वही ग्लूकोज जो कि फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हुआ या कार्बोहाइड्रेट्स जो है उनको ब्रेक करना, उसको तोड़ना ग्लूकोज को, और उससे क्या प्रोड्यूस करना? एनर्जी प्रोड्यूस करना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। उसके बाद डाइजेशन है। डाइजेशन आप भी फैमिलियर होंगे सभी बच्चे, चाहे वो आर्ट्स के या साइंस के रहे हैं कभी, कि डाइजेशन क्या होता है? कन्वर्जन होता है ऑफ लार्ज और इनसॉल्युबल फूड मोलेक्युल्स का टू द स्मॉलर सोल्यूबल पार्टिकल्स। स्मॉलर सोल्यूबल पार्टिकल्स में जब हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो क्या हो गया? डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट मतलब उसको ब्रेक कर दिया, बड़े पार्टिकल्स को छोटे में, सोल्यूबल पार्टिकल्स में। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है? वही फूड जिसको आपने डाइजेस्ट किया। आप चूँकि वो आप इसको यूँ समझें कि आपने एक ग्लूकोज को डाइजेस्ट किया, आपने डाइजेस्ट, जब उसको डाइजेस्ट किया तो वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अलग हो गए। फिर अब उस एसिमिलेशन क्या है? वो रॉ मटेरियल्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उन रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए अपने बॉडी के पार्ट्स को कंस्टिट्यूट करना, बनाना जो है, कंस्ट्रक्ट करना, वो एसिमिलेशन है। उन रॉ मटेरियल को इस्तेमाल किया, साइटोप्लाज्म बनाया या अदर सेल सब्सटेंसेस बनाए, तो वो भी केमिकल रिएक्शंस हैं और सबके सब किस में इंक्लूड होंगे? मेटाबॉलिज्म में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं मूवमेंट। एंड मूवमेंट क्या है? मूवमेंट अभी हमने डिस्कस किया था कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, सॉरी कल के लेक्चर में, कि तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो बेटा वो मूव कर सकते हैं, और सबकी मूवमेंट जो है वो वेरिएट कर दिया। ऐसा नहीं होता कि बहुत क्लियर कट बोल दिया ये मूवमेंट है। जैसे कि हमने कहा हम एनिमल्स जो हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं तो ये मूवमेंट है। लेकिन अगर प्लांट की बात करें तो वो तो चूँकि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूवमेंट शो नहीं करते। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं मैमोसा पुडिका की। मैमोसा पुडिका जो है बेटा एक प्लांट है जिसे आप टच मी नॉट भी कहते हैं। शायद अगर आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा कि जैसे ही उनके लीव्स को टच करें या एनवायरनमेंट में बहुत सडन सा चेंज आए तो वो फ़ौरन से अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है, बंद कर लेता है। जैसे आपने टच किया तो विद इन सेकेंड उसके लीव्स फोल्ड हो जाएंगे। दैट इज़ अ मूवमेंट, टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। और विद इन 10 मिनट्स वो आहिस्ता आहिस्ता क्या है अपना रीगेन करता है पहली वाली फॉर्म को, और फिर से उसके जो लीव्स हैं वो पहले की तरह ओपन हो जाते हैं। तो आपको ये एक आध एग्जांपल इसमें यूज़ कर लें। उसके बाद साइक्लोसिस की एग्जांपल यूज़ की गई है। साइक्लोसिस की एग्जांपल क्या है? व्हाट इज साइक्लोसिस? बेटा साइटोप्लाज्म की मूवमेंट जो है उसे साइक्लोसिस कहते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेल होता है, सेल में एक फ्लूइड है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, उसमें तमाम ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं। तो बेटा साइटोप्लाज्म जो है वो मूव करता रहता है, जिस तरह से रिवर में पानी मूव करता है, ताकि तमाम ऑर्गेनिज्म उसमें मूव कर सकें फ्रीली और केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हो सकें। तो दैट मूवमेंट इज़ कॉल्ड एज साइक्लोसिस। तो ये भी तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद है। तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होने का मकसद प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है। तो आपने ये भी एग्जाम्पल के तौर पे इसको भी आप याद कर सकती हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मूवमेंट के बाद जी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं वो कंपोज्ड होते हैं लार्ज नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स के साथ। मोलेक्यूल्स को हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, मजीद मेरा ख्याल है करने की ज़रूरत नहीं होगी, यकीनन आपने याद कर लिया होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ट्रिलियन ऑफ सेल्स जो हैं वो एक ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। अगर आप क्योंकि कुछ बेटा ऑर्गेनिजम्स बहुत सिंपल हैं, वो सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल है, लेकिन अगर हम अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो हम एक सेल पर मुश्तमिल नहीं हैं, हम ट्रिलियन ऑफ मोलेक्यूल्स जो वो मिलते हैं। और ऑफ कोर्स वो जो हैं ट्रिलियन ऑफ मोलेक्यूल जो है वो मिलके एक सिंगल सेल बनाते हैं, और फिर बहुत सारे सेल्स जो हैं वो मिलके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो उनके जब हम स्टडी करते हैं कि जी ये एटम्स मिले और मोलेक्यूल बना, फिर इन मोलेक्यूल्स के मिलने से, इन ट्रिलियन ऑफ मोलेक्यूल्स के मिलने से एक सिंगल सेल बना, और इतने सारे सेल्स के मिलने से एक टिश्यू बना, ठीक है। और फिर इन टिश्यूज़ के मिलने से क्या बन जाते हैं जी? ऑर्गन्स बन गए, और फिर ऑर्गन्स के टिश्यूज़ बने, और टिश्यूज़ के मिलने से ऑर्गन बने, और ऑर्गन्स के मिलने से ऑफ कोर्स ऑर्गन सिस्टम्स, एंड यू कैन से दैट एक ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हुआ। जब हम ये बात करते हैं तो फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है कि किस तरह से डेवलप, एक को आप बना रहे हो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो वो बहुत पेचीदा किस्म का हो जाता है। तो इनकी ऑर्गेनाइजेशन मतलब मिलना, मिलके एक पूरा, एक जिस तरह हम ऑर्गेनाइजेशन एक अदारे को कहते हैं ना, तो बहुत सारे लोग मिलकर एक अदारा बना रहे हैं। तो इसमें भी क्या है कि हम जब कहते हैं कि इसमें ऑर्गेनाइज हुआ मोलेक्यूल्स को एटम्स के मिलने से सेल, और सेल से टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन्स, तो इसका मतलब बहुत ही पेचीदा किस्म का एक फंक्शन है जो कि किस में पाया जाता है? ओनली एंड ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है और बाकियों में नहीं होता। उसके बाद अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट, जिसको हम एवोल्यूशन से भी रिलेट कर सकते हैं। अडॉप्टेशन टू एनवायरनमेंट को हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में से सलाहियत होती है बेटा जो किसी और में नहीं है, कि हम लोग अपने आप में चेंजेस ला सकते हैं, हम खुद को तब्दील कर सकते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म चूँकि जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं
अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं एयर को, लाइट, वाटर या सॉइल को, तो एक्चुअली जो है हम अपने अंदर क्या लेके आ रहे हैं, थोड़ी चेंजिंग लेके आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, जैसे अब देखिए क्या चेंजिंग्स हो सकती हैं हमारी बॉडी के अंदर। अल्लाह ताला ने बहुत सारी अडॉप्टेशंस रखी हैं जो इन्वायरमेंट से लड़ सकती हैं। जैसे बहुत ज़्यादा ठंड में क्या है, हमारे आपने गूस बम्प्स देखे होंगे, तो सुबह को उठें तो हमारे बाजुओं के ऊपर बाल सारे खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ठंड होती है। जैसे कि गर्मियों में तो कभी इससे नहीं होता, लेकिन ठंड में ऐसा होता है कि हमारे बाजुओं के और हमारी बॉडी के बाकी बाल जो हैं वो खड़े हो जाते हैं, जिसे हम गूस बम्प्स कहते हैं। तो उनका फंक्शन क्या होता है, ये एक अडॉप्टेशन है। इसके अंदर एयर साकिन हो जाती है, एयर स्टील हो जाती है, और साकिन एयर का जो टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी के साथ इक्वल हो जाता है, जिसके नतीजे में क्या है कि बाहर का इन्वायरमेंट चाहे ठंडा भी है, बाकी एयर ठंडी भी है, लेकिन जो एयर यहाँ फंस गई इन बालों के दरमियान में वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को इफेक्ट ज़्यादा नहीं कर पाएगी। तो इस तरह की बहुत सारी चेंजेस हैं अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर। और जो फ़ैट है वो रखा है, और क्योंकि फ़ैट जो है वो इसी स्किन के नीचे वो इंसुलेटर है, वो बाहर की ठंड को अंदर जाने नहीं देता इस तरह से। और ऑफ कोर्स अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बॉडी के टेम्परेचर तक को 37 सेल्सियस पर रखने के लिए, उसको बाहर वेस्ट नहीं होने देता। तो इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ऐसे अडॉप्टेशंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिन्होंने हमें इन्वायरमेंट के अंदर रहना सिखाया है, हमारे क्लाइमेट से लड़ना सिखाया और ख़ुद को थ्रेटन होने से बचाया है। तो वो एडाप्टेशंस की सलाहियत किसके अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर है, जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इवॉल्व कर सकते हैं, अपनी एवोल्यूशन रखते हैं। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो गया आज, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें आपने डेफिनेशन, ब्रांचेज और उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ याद किया। इसको बहुत अच्छे से याद करें, और ऑफ कोर्स मैंने कल भी कहा था कोई एम्बिग्यूटी हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।